हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीएस बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोग का चैप्टर आ गया है फाइनली आ गया है वंशागतिका आणविक आधार। चैप्टर क्या है? वंशागतिका आणविक आधार। और वन शॉट में पूरे के पूरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किए गए हैं जो कि परीक्षा में प्रश्न यहीं से बनेगा। परीक्षा में प्रश्न इस टॉपिक जो पढ़ाया गया वन शॉट में जो पूरा पढ़ाएंगे, तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। तो आपको किसी और वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक एक टॉपिक आपके कवर किए गए हैं। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक और बड़ा सरप्राइज, ठीक है, क्या है आपके लिए कि देखिए वंशागतिक आणविक आधार एक तो हैंड रिटन नोट्स है, दूसरी चीज़ आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। क्योंकि देखो आप इससे पढ़ेंगे और प्लस आप एग्ज़ाम टाइम में पीडीएफ से अपने अनुसार पढ़ करके और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आपको पूरी की पूरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, आप वही कम समय में 10-15 मिनट में, आधे घंटे में क्या होगा, आप पूरे के पूरे नोट्स जो पीडीएफ का होगा वो पढ़ लेंगे। पहले वीडियो देख लेंगे, उसके बाद जब आप नोट्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो पीडीएफ आपको पूरा का पूरा फ्री में मिल जाएगा। तो जब आप पीडीएफ को देखिए पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे तो आपका जो भी डाउट होंगे वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो ये चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते। पहला है आनुवंशिक पदार्थ की खोज एवं डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। डीएनए और आरएनए की संरचना देखेंगे, पैकेजिंग देखेंगे, प्रतिकेतन देखेंगे, डीएनए का सेंट्रल डोगोमा क्या होता है, अनुलेखन, आनुवंशिक कूट, ठीक है, और स्थानांतरण, जीन अभिव्यक्ति का नियम देखेंगे, लैक ऑपरेंड, ठीक है, ये लैक ऑपरेंड, जीनोम एवं मानव जीनोम प्रोजेक्ट देखेंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग देखेंगे, ठीक है। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। आनुवंशिक पदार्थ की खोज एवं डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, ऐसा मतलब यानी आनुवंशिक पदार्थ की खोज कैसे हुई और डीएनए ही एक आनुवंशिक पदार्थ है, ऐसा क्यों कहा गया? आखिर कोई तो एक्सपेरिमेंट हुआ होगा तभी। देखो हम लोग हिंदुस्तानी आदमी बिना प्रूफ के कोई सामान तो लेते नहीं। वो दुकान पे जाएंगे, भैया ये सामान, अच्छा कितने दिन चलेगी, इसकी कोई गारंटी वारंटी है, पूछते हैं कि नहीं? तो भैया डीएनए को जब खोजा गया तो उसकी भी कुछ गारंटी वारंटी रही होगी ना। तो आइए देखते हैं, ठीक है। आनुवंशिक पदार्थ की खोज, ठीक, 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों में यह मतभेद रहा कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है, ठीक है। 19वीं शताब्दी तक यही मतलब भ्रम रहा था वैज्ञानिकों के बीच में, आखिर आनुवंशिक पदार्थ है क्या, है क्या। वो कह रहे हैं ये है, वो कह रहे हैं प्रोटीन है, वो कह रहे हैं आरएनए, वो कह रहे हैं ये है, ठीक है। तो ये मतभेद चल रहा था उस समय। वैज्ञानिक प्रोटीन को क्या कह रहे थे, आनुवंशिक पदार्थ मान रहे थे। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, फ्रेडरिक मिशर नामक एक वैज्ञानिक, ठीक है, एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या न्यूक्लियन की खोज की। उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियन की खोज की। अगर पूछा जाए, देखो नीट वाले बच्चे देख लीजिए, अगर पूछा जाए कि मतलब यानी कि न्यूक्लियन की खोज किसने की थी, तो फ्रेडरिक मिशन ने की थी, ठीक है। उन्होंने पुनः विवाद शुरू हुआ, ठीक, फिर पुनः विवाद शुरू हुआ कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन मतलब जो है, ठीक है, ये हुआ कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन है या फिर नहीं है। तो डीएनए यानी कि न्यूक्लियन है, ठीक, उन्होंने कहा कि प्रोटीन जो है वो आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, डीएनए यानी कि क्या है, न्यूक्लियन है, ठीक है। फिर 20वीं शताब्दी में कई प्रयोग द्वारा अनेक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। अब न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, तो देखिए जैसे कि न्यूक्लिक अम्ल का, जैसे कि न्यूक्लिक खोज की, जैसे ये सेल्स है उसके न्यूक्लियस में पस वाली कोशिका में उन्होंने खोज की थी, ठीक है। अब देख लेते हैं न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। न्यूक्लिक अम्ल एक न्यूक्लियोटाइड की बहुश्रृंखला होती है, ठीक है। अगर पूछा जाए क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल एक होती है न्यूक्लियोटाइड की जो होती है बहुलक श्रृंखला होती है। एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एक से अधिक जब मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड रैखिक क्रम में, ये देख ले रैखिक क्रम में जुड़कर क्या करते हैं, अत्यधिक लंबा अणु बना दिया, ठीक, अत्यधिक लंबा क्या कर दिया, ये देखो अणु बना दिया पूरा जब एक क्रम में जुड़ गए। तो जिसे क्या क्या कहा गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा गया। मतलब जो छोटे छोटे जब क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड, क्या एक देखो श्रृंखला रूप में रैखिक श्रृंखला में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल अगर पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। न्यूक्लियोटाइड की संरचना देखेंगे क्या होती है, तो एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण 3 इकाइयों से मिलकर के होता है। किससे होता है, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन छाछ, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, इससे मिलकर के क्या बना होता है, न्यूक्लियोटाइड बना होता है। अब न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, तो देखो पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बनता है न्यूक्लियोसाइड, और जो उसमें फास्फोरिक अम्ल जोड़ दिया जाएगा तब बन जाएगा वो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और देखो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, बहुसंख्यक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो बहुत सारी संख्या में न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। नाइट्रोजनी क्षारक क्या होते हैं,
देखो प्यूरिन व पिरिमिडिन होते हैं। अगर पूछा जाए नाइट्रोजनी क्षारक क्या होते हैं, तो जो प्यूरिन होते हैं और पिरिमिडिन क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, कहा जाता है क्योंकि इनकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, विलयन जो होता है, जैसे किसी चीज़ का विलयन है तो उसमें क्या होता है, पीएच बढ़ जाता है। क्या होता है, पीएच बढ़ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, चक्रीय यौगिक कहते हैं, ठीक है। इन्हें चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। पीएच बताइए, 7 के ऊपर अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होता है, 7 के नीचे क्या होता है, ठीक है। तो डीएनए, डीएनए का आप देखिए डीएनए किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो नाइट्रोजन क्षार, शर्करा, फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल का होता है H3PO4, और फास्फोरिक अम्ल क्योंकि ये अम्ल है तो ये किस प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है। शर्करा में पेंटोज शुगर 5 कार्बन शर्करा पाई जाती है। नाइट्रोजन क्षार में प्यूरिन पाया जाता है, पिरिमिडिन पाया जाता है। प्यूरिन में 2 बेस पाए जाते हैं, एडेनिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है। एडेनिन को ए से प्रदर्शित करते हैं, गुआनिन को जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब पिरिमिडिन में क्या पता है, साइटोसिन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे आरएनए होगा वहाँ पे थायमिन की जगह क्या जुड़ा होता है, यूरेसिल जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, यूरेसिल जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे आगे देखते हैं। देखिए शर्करा व नाइट्रोजनी क्षारक के जुड़ने से बने न्यूक्लियोटाइड के 5 OH पर फास्फेट समूह के फास्फोएस्टर क्या होते हैं, बंध से जुड़ जाते हैं, ठीक है। किस में जुड़ते हैं, 5वें से, 5 जहाँ पे लिखा होता है उसी सिरे पे जाकर के OH व फास्फेट समूह क्या होते हैं, बंध से जुड़ जाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। एक शर्करा के 3 कार्बन पर व दूसरी शर्करा के 5 कार्बन से जुड़कर फास्फोडाइएस्टर क्या कर लेते हैं, बंध बना लिए लेते हैं, ठीक है। जैसे ये फास्फोरिक एसिड है, ठीक है। देखो पी, ये डबल बॉन्ड से O जुड़ा है, OH जुड़ा है, इधर भी OH जुड़ा है, इधर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर जो होगा रिलीज हो जाएगा और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा आकर के, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 पे जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन बेस है, ठीक। मतलब एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन यहाँ पे कोई भी जुड़ जाएगा। ये न्यूक्लियोटाइड है, क्या ये फिर न्यूक्लियोटाइड है। वैसे क्या होंगे ये, देखो ये चैन में जुड़ेंगे आकर के, तो इसको जो एक ये राउंड होगा इसको कहा जाएगा एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब देखो शुगर फास्फेट अब बनते कैसे हैं ये, तो देखो ऐसे क्रम में बनते हैं। ये शुगर फास्फेट है जिसको बैकबोन कहा जाता है। ये बेस पेयर है, ये शुगर फास्फेट देखो दोनों तरफ रहेगी, शुगर फास्फेट बैकबोन दोनों साइड में रहेगी, ठीक है। बेस पेयर क्या है, ए के साथ थायमिन जुड़ेगा, जी के साथ सी जुड़ेगा, ठीक है। एडेनिन के साथ देखो थायमिन जुड़ेगा और ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ेगा, फिर थायमिन के साथ एडेनिन जुड़ेगा, तो ऐसे क्या होंगे, बेस पेयर होंगे। और जहाँ पे देखो साइटोसिन और ग्वानिन जुड़ेंगे वहाँ पे देखो यहाँ पे 3 बंध बनना है, तो ये क्षारीय युग्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय युग्म हो जाएगा। ये न्यूक्लियोटाइड है और ये देखो फास्फोडाइएस्टर है इसके साथ में, ठीक है। और क्योंकि देखो इसमें फास्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब डीएनए और आरएनए में अंतर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये पूछा जाता है डीएनए और आरएनए में अंतर देख लेते हैं। तो देखिए डीएनए क्या होता है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। आरएनए में क्या होता है, कोशिका ध्रुव, साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियोप्लाज्म उपस्थित होता है। साइटोसिन यानी कि सी, ठीक, थायमिन टी, एडेनिन और गुआनिन होते हैं इसमें। इसमें क्या हो गया, हो जाएगा, देखिए साइटोसिन यूरेसिल, मतलब यहाँ पे देखो थायमिन की जगह क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। थायमिन की जगह क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। इसमें पेंटोज शर्करा जो होती है डीऑक्सीराइबोज होती है। इसमें देखो क्या होती है, राइबोज होती है। पेंटोज शर्करा क्या होती है, राइबोज होती है। इसमें जो आरएनए होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है और जो डीएनए होता है वो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाता है। द्विकुंडलीय मॉडल देखिए, इसमें हम डायग्राम में चित्र लगाना भूल गए। डीएनए क्या, तो देखिए आप ऐसे डीएनए जो होता है स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो देखिए वाटसन जो होते हैं, वाटसन क्रिक की पुस्तक, ठीक, द डबल हेलिक्स में उनके कार्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली। वाटसन व क्रिक का द्विकुंडलीय मॉडल जो होता है निम्न 2 प्रमाणों के आधार पर संभव हुआ। 2 प्रमाण कौन कौन से, एक्सरे विवर्तन, इसमें इसको क्या क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं और एक्सरे विवर्तन भी कहते हैं, जो आंकड़े विलिक्लिंसन व रोजन, देखो रोजालिन फ्रैंकलिन के कार्य से क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे एक्सरे विवर्तन। और इनका है इराविन चारगाफ का नियम क्या है, तो देखिए देखो चारगाफ द्वारा पुस्तक जो प्रस्तुत था डीएनए में उपस्थित विभिन्न क्षारकों के अनुपात संबंधी आंकड़े, जो कि 1951 में क्या हुए थे, प्रकाशित हुए थे। चारगाफ का नियम क्या कहता है, चारगाफ देखो डीएनए में जब देखो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन व साइटोसिन की मात्रा हर प्रजाति में क्या होती है, अलग अलग होती है, मतलब समान नहीं होती। प्रत्येक प्रजाति में एडेनिन की मोलर मात्रा
थायमिन की मोलर मात्रा के समान होती है, ठीक है। और तथा देखो जो ग्वानिन की मोलर मात्रा का जो होती है साइटोसिन की मात्रा के समान होती है। अब जैसे कि देखिए एडेनिन बराबर थायमिन, ठीक, और ग्वानिन बराबर साइटोसिन। तो जैसे एडेनिन बराबर देखो एडेनिन आपको दिया है, एडेनिन दिया हुआ है आपको 20%, ठीक है। और तो देखो थायमिन जो होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा यानी कि 20%। आपको ग्वानिन निकालना है तो उसको देखो 60 कर देंगे, ठीक है। अब 60/40 हो गया तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे निकल आएगा, ठीक है। वाटसन वक्री के द्वारा प्रस्तावित डीएनए द्विकुंडली के महत्वपूर्ण लक्षण क्या होते हैं, या फिर डीएनए की संरचना है, डीएनए मॉडल पूछ सकता है। देखिए यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनी हुई होती है जिसमें आधार या रीढ़ फास्फेट, जैसे बैकबोन अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा था, ठीक। रीढ़ फास्फेट, शर्करा फास्फेट और वो की बनी होती है जिसमें क्षारक अंदर की ओर क्या होते हैं, निकले रहते हैं। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं, ऐसे समांतर होती हैं। और प्रत्येक श्रृंखला एक दक्षिणावर्ती यानी कि राइट हैंडेड कुंडलित संरचना बनाती है तथा दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं आपस में कुंडलित एक द्विकुंडली यानी कि डबल हेलिक्स क्या करती हैं, बना लेती हैं। डीएनए कुंडली के दोनों ओर क्या होते हैं, रज्जुकों के बीच दूरी हमेशा क्या होती है, निश्चित, मतलब एक ही दूरी रहेगी। अभी देखो एनसीईआरटी की बुक का जो डायग्राम है उसका आपको डायग्राम दिखाएंगे, ठीक है। डीएनए अणु के अक्ष पर 2 निकटवर्ती क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर होती है। मतलब जो जैसे ये क्षार युग्म है जो जुड़ते हैं जैसे कि ऐसे करके ऐसे बनी होती है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर होती है। दोनों रज्जुकों स्टैंड या श्रृंखलाओं के क्षारक जो होते हैं आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा युग्मित होकर क्षार युग्म यानी कि बेस पेयर बनाते हैं, जैसे कि भाई आप हमने देखा था। द्विकुंडली का एक पूर्ण मोड़ होता है जो 3.4 नैनोमीटर होता है, ठीक है। वह प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 क्षारक युग्म पाए जाते हैं। मतलब प्रत्येक घुमाव यहाँ से यहाँ तक माना जाएगा, ठीक। प्रत्येक घुमाव कहाँ, यहाँ से यहाँ तक माना जाएगा, ठीक है। अब मानक क्षारक युग्म क्या होता है, तो देखिए 6.9 गुणित 10⁻9 होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए द्विगुणित, ठीक, मानव क्षारक युग्म या द्विगुणित पूछा जाए 6.9 गुणित 10⁻9 होता है। ये नोट कर लीजिए जो नीट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। द्विकुंडली में प्रत्येक रज्जुक जो होता है दूसरे का पूरक होता है, क्या होता है, दूसरे का पूरक होता है। अब हम लोग देखेंगे डीएनए का पराकुंडलन यानी पैकिंग ऑफ डीएनए। पैकिंग ऑफ डीएनए, जैसे कि आपने तार लंबा लंबा देखा होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप ऐसे कैसे रखेंगे उसको, क्या पूरे घर में एक कमरे में लंबा लंबा तार ऐसे खींचेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो क्या करते हैं आप उसको कॉइल बना लेते हैं, कॉइल बना करके तब किसी डिब्बे में रख देते हैं, है ना। जैसे कि आपने नल की रील देखी होगी जिससे टेलर सिलते हैं, तो अगर उसको खोल दिया जाए समझ लो कितनी लंबी है, खोल दिया जाए तो वो कितनी लंबी है। पर अगर उसी को लपेट करके जब रख देते हैं तो क्या कॉइल में बन जाती है। वैसे होती है डीएनए की पैकिंग, ठीक है। डीएनए की पैकिंग देखते हैं क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीएनए के समस्त अणुओं का कुछ प्रोटीन हिस्टोन की सहायता से बार बार या कई बार कुंडलन होकर केंद्रक में व्यवस्थित होना ही क्या कहलाता है, पैकेजिंग कहलाता है। जैसे आपको हमने रील बताया, ठीक है। प्रायः मानव शरीर की कोशिका के केंद्रक में पाया जाने वाला डीएनए और बहुत लंबा होता है, ठीक। मानव कोशिका में जो डीएनए पाया था बहुत लंबा होता है। मानव की प्रत्येक कोशिका में डीएनए कितने 46 की संख्या में पाए जाते हैं। डीएनए देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में पूछा जाता है तो लिखते जाइए मतलब यानी कि डीएनए में कितने गुणसूत्र पाए तो 46, ठीक है। और पेयर में पूछा जाए तो 23 पाए जाते हैं, ठीक है। और एक कोशिका के सभी डीएनए की लंबाई लगभग कितनी होती है, 2 मीटर होती है। सोच लीजिए इसको रखना बहुत मुश्किल होता है, तभी क्या कॉइल के रूप में रखे जाते हैं। और मानव की एक सूक्ष्म कोशिका के केंद्रक में समाना यह आसान नहीं होता है। मतलब एक छोटी सी कोशिका सूक्ष्म कोशिका है उसमें 2 मीटर का डीएनए समाना आसान बात नहीं होती, ठीक है। अतः डीएनए की लंबाई एक विशेष प्रकार के प्रोटीन, ठीक है, एक विशेष प्रकार के क्या देखो जो प्रोटीन होता है हिस्टोन, ठीक है, हिस्टोन की सहायता से कई बार कुंडलन होकर केंद्रक में व्यवस्थित होती है जिसे डीएनए का क्या कहते हैं, पराकुंडलन कहते हैं। अगर पूछा जाए पराकुंडलन जो पैकिंग होती है किस प्रोटीन के माध्यम से होती है तो हिस्टोन, ठीक है। हिस्टोन क्या करता है, कुंडलन करने में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक। इसी को कहते हैं पराकुंडलन या पैकिंग।
ठीक है। और जो डीएनए होता है वो धनावेशित होता है, ये नोट कर लीजिए। हिस्टोन प्रोटीन 8 अणुओं की एक इकाई के रूप में संगठित होती है, जिन्हें ऑक्टोमेर कहते हैं, ठीक है। ऐसे करके 8 का ऐसे देखो, ऐसे करके क्या होते हैं, 8 की संरचना में इकट्ठा होते हैं, इसे ऑक्टोमेर कहते हैं, ठीक है। और डीएनए जो होता है देखो डीएनए क्या होता है, ऋणावेशित होता है, और धनावेशित हिस्टोन जो होगा वो मिलकर के, ठीक है, क्या बनाएंगे, हिस्टोन ऑक्टामेर के चारों ओर लिपट कर न्यूक्लियोसोम की रचना कर देते। प्लस माइनस नहीं होगा तो एक जगह इकट्ठा नहीं होगा, ये भी प्लस हो जाएगी, ये भी प्लस होगा, दोनों अमीर आदमी अलग अलग हो जाएंगे। देखो एक को जरूरत है, अब जैसे समझ लीजिए ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, एक में चिपक जाएंगे, तब जाकर न्यूक्लियोसोम की रचना हो जाएगी, ठीक है। एक हिस्टोन ऑक्टामेर में 2 अणु हिस्टोन के, ठीक, कितने, 2 अणु हिस्टोन के होते हैं, जिसको प्रदर्शित करते हैं H2A से, ठीक है। 2 अणु कितने होते हैं हिस्टोन, फिर दो अणु क्या होंगे हिस्टोन के, H2B के, ठीक है। 2 अणु होंगे H3 के, तथा 2 अणु होंगे H4 के होते हैं, तथा न्यूक्लियोसोम के बीच स्थित अर्थात उनको जोड़ने वाला डीएनए क्या कहलाता है, लिंकर, यानी कि लिंक कड़ी, ठीक, तो जोड़ने वाला लिंकर, ठीक, लिंकर स्पेसर डीएनए कहलाता है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर यह न्यूक्लियोसोम किसी माला के मानकों की तरह दिखाई देता है। ऐसे ऐसे माला के रूप में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, एनसीईआरटी में चित्र पड़ा हुआ है, ठीक है। क्रोमेटिन की और बड़े स्तर पर पैकेजिंग के लिए अन्य प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिन्हें सामूहिक रूप से गैर हिस्टोन या गुणसूत्रीय प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन को शॉर्टकट में एनएचसी कह देंगे, ठीक है, कहा जाता है। अब हम लोग यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के अंतर देखेंगे। यूक्रोमेटिन क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है। तो देखिए यूक्रोमेटिन डीएनए को अभिरंजित करने पर यूक्रोमेटिन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। जब डीएनए को अभिरंजित किया जाता है, कलर किया जाता है, तो क्या होता है, वो हल्का हो, यूक्रोमेटिन जो होगा वो हल्का हो जाएगा। हेट्रोक्रोमेटिन देखो क्या होंगे, वो जो मोतियों की माला जैसी संरचना होगी वो गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है। अनुलेखन, अनुलेखन की क्रिया में प्रोटीन एंजाइम बनते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसकी पैकिंग क्या होती है, दूर दूर होती है। देखो हल्के तभी तो दिखते हैं, क्योंकि इसकी पैकिंग क्या होती है, दूर दूर होती है, तो हल्के दिखाई देते हैं। इसमें काफ़ी पास पास, जैसे काफ़ी पास कोई चीज़ रखोगे तो गाढ़ी दिखाई देगी, ठीक है, गहरी दिखाई देगी। वही चीज़ दूर दूर रखी होगी तो वो हल्की दिखाई देगी। पुनरावृत डीएनए अनुपस्थित कम होते हैं, ठीक, इसमें पुनरावृत डीएनए होता है। इसमें जो बार बॉडी होती है, बार बॉडी क्या होती है, देखो महिलाओं में, ठीक है, एक्स जो होता है उसमें तो बार बॉडी इसमें अनुपस्थित होती है, इसमें महिलाओं में बार बॉडी जो होती है यही बनाता है, ठीक है, हेटेरोक्रोमेटिन बनाता है। रूपांतरित सिद्धांत क्या होता है, रूपांतरकारी सिद्धांत क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग इसमें देखेंगे। देखो आनुवंशिक पदार्थ की खोज के लिए इन्होंने प्रयोग किया था। ग्रिफिथ का प्रयोग, जिसको रूपांतरण का सिद्धांत भी कहते हैं, ये 1928 में आया था। एवरी मैक्लियोडो या मैकार्थी का 1944 में आया था। हर्षेचेज ने 1952 में किया था, ठीक है। तो इन्होंने किया था कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है, इसी पे देखो पूरा चैप्टर है जो डिपेंड है, ठीक है। ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग 1928 में निमोनिया, ठीक है, निमोनिया के जीवाणुओं को चूहे के भीतर क्या किया था, प्रवेश कराया था। स्ट्रेप्टोको जो कोकस है, निमोनी जीवाणु जो था, उसी को क्या किया था, चूहे के भीतर प्रवेश करवाया था। यह स्तनधारियों में निमोनिया रोग क्या करता है, उत्पन्न करता है। इसके 2 प्रभेद थे, मतलब यानी कि 2 भाग में पाया गया। पहला चिकना प्रभेद, और जिसको कहा गया, देखिए एस थर्ड प्रभेद, ठीक है, यह क्या कैसा था, संक्रामक था। इसके ऊपर चमकीला जो था प्रोटीन का आवरण पाया गया। खुरदुरा, ठीक है, खुरदुरा यानी कि इसमें जो है, जो प्रोटीन की सीथ है वो नहीं पाई जाएगी, तो ये संक्रामक नहीं था, इसको आर्सेकेट प्रभेद कहा गया, ठीक है। अब देखो स्ट्रोकोकस निमोनी जीवाणु क्या होता है, तो देखिए यह 2 भागों में पाया गया, ठीक है, 2 पार्ट में, एक संक्रामक में, एक असंक्रामक में। देखिए इसके ऊपर जो ये लेयर दिख रही है, प्रोटीन की शीट बनी हुई, इसमें एब्सेंट है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, एक चूहा लिया, ठीक, चूहा लिया, चूहा में जो था स्मूथ वाला प्रभेद एस थर्ड, जिसके ऊपर चिकनी प्रोटीन की लेयर थी, उसको प्रभेद कराई, तो देखा सारे चूहे मर गए, ठीक है। फिर चूहे में क्या किया, 8 सेकेंड जो कि असंक्रामक था, उसको प्रवेश कराया, तो देखा कि सारे चूहे जीवित थे। फिर उन्होंने क्या किया, चूहा लिया और ताप
पे जो मतलब जीवाणु था, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनी था, उसको ताप से क्या यही मतलब जो एस थर्ड को क्या किया, ताप से मृत कर दिया, ठीक है। मृत कर दिया तो इसकी लेयर की जो परत थी वो क्या हो गई, पूरी मृत हो गई। तब जब इसको चूहे में प्रवेश कराया तो देखा सारे चूहे जीवित थे। अब इन्होंने फोर्थ क्या किया प्रयोग, तो इन्होंने क्या चूहा लिया, ठीक है, उसके अंदर देखो ताप से इसको मृत कर लिया था, इसको ताप से मृत कर लिया था एस थर्ड प्रभेद को, ठीक है, एवं एस सेकेंड प्रभेद लिया। तो मृत चूहे के रक्त का विश्लेषण करने पर पाया कि जो आर सेकेंड प्रभेद था वो एस सेकेंड में क्या बदल गया, यानी इससे कुछ तो निकला होगा, इससे कुछ तो निकला होगा जो यहाँ पे आकर के आर सेकेंड को एस थर्ड में बदल दिया, ठीक है। कोई पदार्थ निकल कर के आर सेकेंड को क्या कर रहा है, ये असंक्रामक था आर सेकेंड, पर उसको क्या बना दिया, संक्रामक बना दिया। और एस थर्ड जो पदार्थ निकलता है वही अनुवंशिक पदार्थ। तब पता चला कि हाँ वही अनुवांशिक पदार्थ था। फिर भी यहाँ ये नहीं पता चला अनुवांशिक पदार्थ क्या है। अब एवरी मैक्लियोडो एवं मैकार्थी के प्रयोग, ठीक है, तो उनका पूरा प्रयोग देखो अभी संपन्न नहीं होते। एवरी मैकॉर्ड आए 16 वर्षों के बाद, इन्होंने ग्रिफिथ के प्रयोग को फिर छेड़छाड़ किया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी क्या किया, स्ट्रेप्टोकोक्सी निमोने जीवाणु लिया। उन्होंने कहा कि इसको हम चूहे में नहीं प्रवेश कराएंगे, इसको सीधे हम प्रयोगशाला में प्रवेश कराएंगे, ठीक है। उन्होंने प्रयोगशाला में ले गए। उन्होंने भी एस थर्ड लिया जो कि संक्रामक था, इसके ऊपर देखो ये कैप्सूल प्रोटीन का पाया गया है, ठीक है। और ये आर सेकेंड लिया जो कि असंक्रामक था। अब उन्होंने किया क्या, ठीक, ताप से मृत कर लिया पहले इसको, ताप से क्या किया, बहुत ताप संवर्धन किया, ताप से इसको मृत कर लिया, ठीक है, एस थर्ड को मृत कर लिया। अब इसमें मृत करके देखो टेस्ट ट्यूब में ये तीनों हैं, ठीक है, इसमें ये हैं, इसमें है क्या, प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए, तीनों है, ठीक। फिर उन्होंने क्या किया, एक में लिया, अब 3 टेस्ट ट्यूब ली, 3 टेस्ट ट्यूब में बांट लिया उन्होंने। इसमें जो मटेरियल है इसको 3 टेस्ट ट्यूब में इन्होंने 3 बार प्रयोग किए करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने देखो पहला लिया तो इसमें डीएनए, प्रोटीन, आरएनए है। तब सबसे पहले ये प्रोटीन का करेंगे कि प्रोटीन को देखते हैं ख़त्म करके। तो इनको प्रोटीन को पाचन के लिए प्रोटीएज एंजाइम, ठीक, प्रोटीन के पाचन का जो कार्य करता है वो प्रोटीएज जो होता है एंजाइम करता है। उन्होंने प्रोटीएज एंजाइम डाला तो यहाँ पे प्रोटीन का पाचन हो गया। तो सेकेंड में आरएनए, डीएनए बचा, ठीक। इसमें जब आर सेकेंड प्रभेद प्रवेश कराया तो देखा क्या कि यहाँ पे एस थर्ड में क्या हुआ, ये रूपांतरण हो रहा है, ठीक, यानी कि संक्रामक अवस्था में जा रहा है। अब दूसरे में क्या गया, प्रोटीन का पाचन हो गया। अब इनको पता चल गया कि प्रोटीन जो है वो आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, ठीक है, वो आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि देखो उसका पाचन हो जा रहा है फिर भी यही क्रिया हो रही। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने देखो आरएनए मतलब इसमें डीएनए और आरएनए, प्रोटीन का तो इन्होंने कर लिया, तो प्रोटीन से इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब है डीएनए आरएनए से, ठीक। फिर उन्होंने क्या किया, अब इन्होंने किया कि इसमें आरएनए का इन्होंने पाचन किया करेंगे। तो आरएनए को देखो, आरएनए का पाचन आरएनएज एंजाइम करता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, तो जब आरएनएज डाला तो आरएनए का पाचन हो गया। तब इन्होंने देखा कि इसमें बचा डीएनए और प्रोटीन। तब इन्होंने देखा कि मतलब यानी कि जब प्रवेश कराया जा रहा है 8 सेकेंड, देखा कि फिर भी रूपांतरण हो रहा है। अब उसने कहा बचा है ये सिर्फ डीएनए, यही है सारी फसाद की जड़, अब मिल जाएगा इनको प्रयोग, ठीक। तब उन्होंने क्या किया, अब जब इसमें लिया, ठीक, तो इसमें डीएनए का जब पाचन कर दिया, जब डीएनए का पाचन कर दिया तो इस टेस्ट ट्यूब में देखो प्रोटीन और आरएनए बचा। तब जब इन्होंने आर सेकेंड प्रभेद डाला तो देखा कोई क्रिया नहीं हो, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखा कि बिल्कुल निष्क्रिय है। तब जाकर के सिद्ध हुआ कि जो है वो जो डीएनए है वही आनुवंशिक पदार्थ है। तब ये सिद्ध हुआ कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तब से हम लोग समझने लगे कि डीएनए को ही आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। अब फिर इसमें भी कुछ मत थे। तब हर्षे और चेज आए, ठीक है, इन्होंने प्रयोग किया डीएनए आनुवंशिक पदार्थ ही है। और अब इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने देखो क्या किया, एक देखो जो है T2 फेज जीवाणु भोजी लिया, ठीक, T2 फेज जीवाणु भोजी लिया। ये इसमें डीएनए है, ये प्रोटीन की सीध थी और ये पुच्छ तंतु हैं इसके, ठीक है। तब इन्होंने क्या किया, ई कोली जो बैक्टीरिया होता है, ठीक, मतलब इसको संक्रमण, इस T2 फेज को क्या किया, ई कोली पर इन्होंने संक्रमण कराया। तब इन्होंने देखा जब संक्रमण कराया तो ई कोली ने क्या किया, देखो इसका जो डीएनए है, ई कोली में जो डीएनए है, ठीक है, इसमें ई कोली है ये, तो इसमें देखो डीएनए है। जब इसका डीएनए जब चिपक गया इसके अंदर आया तो इन्होंने ई कोली ने सोचा कि ये मेरा डीएनए ने जल्दी जल्दी से द्विगुणन करना चालू कर दिया। तो यहाँ पे इसके अंदर ई कोली के अंदर जीवाणु भोजी बन गए कई सारे। अब इनका प्रयोग देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए ई कोली T2 फेज जीवाणु भोजी के डीएनए को अपना डीएनए समझ लेता है और द्विगुणन के लिए अधिक मात्रा में डीएनए का निर्माण कर लेता है तथा बहुत से जीवाणु भोजी T2 फेज बना देगा।
उसके बाद ई कोली की झिल्ली फट जाएगी। ई कोली जो होगा ऐसे झिल्ली के अंदर, इसके अंदर टी टू फेज के जो हैं जीवाणु हैं वो क्या करेगा, झिल्ली फट जाएगी। जब झिल्ली फट जाएगी तो ई कोली की झिल्ली से बाहर निकल आ जाएंगे सारे जीवाणु भोजी। अब उनको दुगड़न करना होगा तो दूसरे ई कोली को ढूंढेंगे, ठीक है। तो दूसरे ई कोली को ढूंढने के लिए दुगड़न करेंगे ये, फिर ई कोली का डीएनए प्लस टू टू फेज का डीएनए मिश्रण बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ई कोली के भी सिम्टम्स हैं उसमें और डी टू फेज के भी हैं, तथा यह दूसरे ई कोली को क्या कर देगा, तुरंत संक्रमित कर देगा। अर्थात एक जीवाणु भोजियों की सहायता से दूसरे जीवाणु को क्या डीएनए को पहुंचाया जा सकता है, ठीक। यह क्रिया क्या कहलाई, पारक्रमण कहलाई, ठीक है। और प्रयोग उन्होंने जो किया तो उससे क्या हुआ, इन्होंने 2 प्रकार के जीवाणु भोजी लिए, ठीक। जिसका देखो पहले ऐसा लिया जिसमें डीएनए था रेडियोधर्मी, और दूसरा ऐसा लिया जो जीवाणु भोजी लिया जिसमें मतलब प्रोटीन था रेडियोधर्मी, ठीक। अब किया क्या इन्होंने, अब देखो क्या किया, ये जीवाणु भोजी टी टू फेज है, सब कुछ वही है, बस इन्होंने क्या ई कोली लिया और इसके ऊपर जैसे पहले प्रोसेस हुई तो इन्होंने किस संवर्धन माध्यम में लिया, तो इसमें डीएनए देखो P32, ठीक, फास्फोरस 32, ये की जो रेडियोधर्मी स्टेज होती है, ठीक है, इसके संवर्धन में लिया। अब देखो इसको द्विगुणन करने के लिए जो रेडियोधर्मिता चाहिए ये इससे ले लेगा, ठीक। तब यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे जब बनेगा देखो प्रोटीन सामान्य रहेगा, पर जो डीएनए बनेगा वो कैसा बनेगा, रेडियोधर्मी बनेगा, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, प्रोटीन को करने के लिए, प्रोटीन को रेडियोधर्मी बनाने के लिए इन्होंने देखो क्या लिया, S35 लिया, जो कि प्रोटीन निर्माण में रेडियोधर्मी का कार्य करेगा। उसको भी संवर्धन माध्यम में लिया जीवाणु भोजी ई कोली को। तब यहाँ पर जो प्रोटीन बनेगा वो कैसा बनेगा, रेडियोधर्मी बनेगा, और डीएनए होगा जो होगा सामान्य होगा। तो यहाँ पे 2 जीवाणु भोजी इन्होंने तैयार कर लिए। अब प्रोटीन का जो है, अब देखेंगे सामान्य प्रोटीन रेडियोधर्मी दोनों हो गए, ठीक है। अब दोनों इसमें देखो, इसमें हो गए समान प्रोटीन हो गया, ये डीएनए रेडियोधर्मी हो गया, इसमें डीएनए समान हो गया रेडियोधर्मी। अब क्या करेंगे, तो इसमें देखो ये उल्टा थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया था, इससे कट का निशान मारना पड़ा। अब होगा क्या, तो देखिए यहाँ पे जब लिया गया तो इसमें देखो डीएनए जो है वो रेडियोधर्मी है, ठीक है। यहाँ पे अब लिया गया तो यहाँ पे डीएनए ये ई कोली है, तो अब जब ये क्या करेगा, ये डीएनए आकर के नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो टी टू फेज है उसका डीएनए नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर जब देखेंगे इसका अपकेंद्रण जब कराया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो इसका कराएगा सेंट्रीफ्यूज कराया जाएगा। सेंट्रीफ्यूज कराने का मतलब, सेंट्रीफ्यूज अपकेंद्रण क्या होता है, पात्र को 1 मिनट में 500 से 700 बार घुमाएंगे, ठीक है, घूमेगा, तथा इस पात्र में 2 परतें बन जाएंगी। पहला हल्के पदार्थ हो जाएंगे जिसको सुपरनेटेंट कहेंगे, और जो भारी पदार्थ होंगे उसको पैलेट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा इन्होंने 2 परतें बनी, ठीक है, 2 परतें बनी। ऊपर का जो ये ऊपरी भाग है इसको सुपरनेटेंट यानी कि हल्का हुआ, पैलेट में जो रेडियोधर्मी जो पदार्थ हुआ वो यहाँ पे पैलेट में नीचे परत में पाया गया, ठीक है, जिसमें कि डीएनए P32 था, ठीक। अब देखा क्या इन्होंने, जिसमें प्रोटीन रेडियोधर्मी उसका कराएंगे, फिर यही प्रोसेस हुई, ठीक, फिर यही प्रोसेस हुई, फिर डीएनए यहाँ इसका निकल के आया, ठीक। अब जब फिर इसका अपकेंद्रण कराया गया तो यहाँ पर देखा गया फिर पैलेट में जो है रेडियोधर्मी पदार्थ पाएगा, और फिर इसका ऊपरी जो भाग है सुपरनेटेंट, देखो सुपरनेटेंट में ही तो प्रोटीन शीथ यही तो होती है, तो देखा कि वो शीथ जो है मतलब हल्के उसमें है, ठीक है। तो अब सिद्ध हुआ कि आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक। अभी सिद्ध हुआ कि डीएनए ही क्या हुआ, आनुवंशिक पदार्थ है। अब आनुवंशिक पदार्थ के गुण, डीएनए अपनी प्रतिकृति यानी कि रिप्लिका जो होता है अपने जैसी संरचना बनाने में क्या, अर्थात प्रतिलिपिकरण तथा इन प्रतियों को संततियों में भली भांति संचरण करने में सक्षम है। तभी तो हम लोग अपने माँ बाप के जैसे दिखते हैं, ठीक है। तभी तो बालों का जैसे रंग होता है वैसे हम लोगों के बालों का रंग है, ठीक। कुछ बहुत सारी संरचनाएं जो है मिलती जुलती हैं। यह संरचनात्मक और रासायनिक रूप से क्या स्थिर होना है, उत्परिवर्तन धीमे धीमे हो तथा कभी कभी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत उत्परिवर्तन हो गया, ऐसे तो इतनी विविधताएं हो जाएंगी कि पूछने की बात नहीं। उत्परिवर्तन यानी कि परिवर्तन धीमे धीमे हो, ठीक है, धीमे धीमे हो, कि अचानक से 4 पैर हो गए खूब सारे शरीर में बन मानो जैसे, धीमे धीमे परिवर्तन हो, ठीक है। और देखो इसे कोशिका के सभी कार्य के संपादन संबंधी सूचना का वहन करने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। अब अगला देखते हैं टॉपिक, आरएनए की अपेक्षा डीएनए अधिक स्थिर है क्योंकि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, आरएनए क्यों नहीं, ठीक। तो इसको देख देते हैं, आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में उपस्थित 2 हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोक्सी वेट 2 देखो OH जो है अर्थात हाइड्रोक्सिल समूह है, यहाँ पे अत्यधिक सक्रिय यानी कि रिएक्टिव होता है, या आरएनए को अस्थिर व आसानी से विघटित करने वाला होता है। आरएनए की एंजाइम के रूप में भी कार्य करने की क्षमता
इसे और सक्रिय, रिएक्टिव व स्थिर बना देती है। मतलब आरएनए अगर होगा तो विविधताएं ज़्यादा होंगी, तभी डीएनए है, ठीक है। अतः डीएनए आरएनए की अपेक्षा रासायनिक रूप से कम सक्रिय है, संरचनात्मक रूप से अस्थिर, स्टेबल है, ठीक है। स्थिर होगा तभी चलेगा, ठीक है, स्थिर होगा तभी चलेगा। अर्थात इन दो नाभिकीय अम्लों में डीएनए एक बेहतर आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। अब इसे रख लो, दो घर के दो भाई हैं, ठीक है, घर में दो लड़के हैं, एक का नाम डीएनए है, एक का नाम आरएनए है, ठीक। एक का नाम डीएनए है, एक आरएनए है। तो डीएनए जो है वो जो काम करता है वो संपूर्ण करता है, मन लगा के करता है, स्थिर रहता है। जैसे बिजनेस चालू किया तो जैसे उसके पापा ने लगा दिया 10 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए लगा दिया, तो उसको पता है कि डीएनए को पता है कि मेरे पापा ने ये पैसे लगाए हैं, ठीक है। अब मेरे पापा ने ये पैसे लगाए तो अब मुझको इस धंधे को आगे तक लेकर जाना। आरएनए क्या करेगा, पैसे भी लगवा लिए पापा से, पापा मुझको ये काम नहीं करना है, मुझको दूसरा काम करना है। तो ये क्या होता है, स्थिर नहीं रहता है, और डीएनए क्या होता है, स्थिर रहता है, इसलिए एक बेहतर आनुवंशिक पदार्थ है। यूरेसिल के स्थान पर थायमीन होता है, ठीक है। जो डीएनए होता है उसमें यूरेसिल के स्थान पर थायमीन की उपस्थित होते डीएनए को अत्यधिक जो होते हैं अत्यधिक क्या होते हैं, स्थायित्व बनाती है, ठीक है। प्रतिकरण क्या होता है, द्विगुणन समझते हैं। देखो, प्रत्येक कोशिका विभाजन से पहले अपने डीएनए अणु का संतति कोशिकाओं में जाने के लिए दो हूबहू नए डीएनए में बदले। यह प्रक्रिया कोशिका में स्वादुगणन की क्षमता के कारण होती है। पुराने डीएनए से स्वादुगणन द्वारा दो संतति डीएनए बनाने की क्रिया को डीएनए का प्रतिकृतियन या द्विगुणन कहते हैं, ठीक है। अर्धसंरक्षित डीएनए की प्रक्रिया या फिर प्रायोगिक प्रमाण या सत्यापन, कुछ भी पूछ सकता है, यही इसी का झमेला है, ठीक है। तो अर्धसंरक्षित प्रतिकृतिकरण का प्रयोग प्रायोगिक प्रमाण सन 1958 में मैथ्यू मेसलन स्टॉल द्वारा दिया गया। यह प्रयोग निम्न चरणों में संपन्न हुआ। पहले देखो मेसल्सन व स्टॉल का प्रयोग देखेंगे, ठीक है। इन्होंने अर्धसंरक्षित प्रतिकृतियन का प्रायोगिक प्रमाण हेतु देखो 15NH4Cl जो कि क्या है, समस्थानिक का प्रयोग किया, ठीक है। और इस संवर्धन से प्राप्त सभी जीवाणुओं को केवल भारी डीएनए अणु ही प्राप्त हुआ। क्या हुआ, भारी डीएनए ही प्राप्त हुआ, यानी उन्होंने भी संवर्धन ऐसे करके कि इसमें संवर्धन देखो N15, ठीक है, N15 NO4HCl का प्रयोग किया था, ठीक। इसमें तो इसमें क्या था, जो डीएनए था जो भारी डीएनए ही यहाँ पे प्राप्त हुआ था। अब उन्होंने जीवाणु कोशिका को ऐसे माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जिसमें नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में जो नाइट्रोजन थी 14 का मतलब यानी कि नाइट्रोजन 14 NH4Cl का प्रयोग किया। ये भी एक समस्थानिक है, ठीक है, किया। तो अब देखो किया क्या क्या हुआ, देखिए संवर्धन माध्यम इकोली में इन्होंने N15 लिया, ठीक है, ये इकोली है। फिर इन्होंने देखा कि जब लिया तो यहाँ पे दोनों इकोली में N15 प्राप्त हुआ, ठीक है, N15 के प्राप्त हुए इकोली। फिर जब भारी डीएनए देखो इसमें इसका केंद्रण बनाया तो देखा यहाँ पे लेयर क्या प्राप्त हुई, N15 के, यानी कि भारी डीएनए प्राप्त हुआ। फिर संवर्धन माध्यम में इन्होंने NH4 लिया, और ये जो लिया इकोली, यही इकोली जो N15 इकोली इसमें डाल दी है, ठीक है, डाल दे। तो यहाँ पर देखा इन्होंने सम्मिश्रण, यानी कि कुछ N15 के इकोली प्राप्त हुए, कुछ N14 के, यानी कि मिश्रित इकोली प्राप्त हुए। तो जब इसका केंद्रण कराया तो यहाँ पे देखा मिक्स, यानी कि N14 N15 यानी कि मिक्स्ड इकोली प्राप्त हुए। अब उन्होंने क्या, मिक्स्ड वाले को, ठीक, मिक्स इकोली जो थे उसको डाला। जब उसको लिया उसको लिए संवर्धन माध्यम में लिया, तब उन्होंने देखा यहाँ पे जो इकोली प्राप्त हुए, तो देखो कुछ इकोली देखो ऐसे थे N14 के प्राप्त हुए, कुछ मिश्रित में, यानी कि N14 N15 यानी कि मिश्रित में इकोली, कुछ में डीएनए क्या था, मिश्रित था। तब उन्होंने देखा कि जो N14 वाला था, ठीक है, तो ऊपर लेयर गई N14 और N15 मिश्रित में प्राप्त हुए, ठीक है, ये था। अब सेमी कंजर्वेटिव की प्रोसेस में उन्होंने क्या देखा, तो रूपांतरण देखिए, ये जो होता है डीएनए होता है, इसमें N15 हो गया, रूपांतरण यानी कि पैतृक का किया। तो देखिए हुआ क्या, जैसे ये है जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये N15 की है, ये N14 का जो है अभी देख रहे हैं हम लोग जो मिक्स वाले थे, ठीक, इसमें नया डीएनए बना, ठीक, इसमें भी N14 है, N15 है, नीचे वाली जो ब्लू वाली है नया डीएनए। तो इसको क्या किया, खोल दिया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये इसमें जुड़ गया, ठीक है। तो इसमें देखा कि ये देखो, तो इसमें क्या देखा कि इन्होंने N15 का कहीं प्राप्त ही नहीं हो रहा है, ठीक है, मिक्स में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ N14 के प्राप्त हुए, ये अर्धसंरक्षित क्या हुआ, प्रतिकृतियन हुआ। अब जो अर्धसंरचित प्रक्रिया यानी कि डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया को देखेंगे। यह निम्नलिखित प्रकार की थी, अकुंडलन, ठीक है,
यानी कि अकुंडलन। अनविंडिंग क्या होता है? प्रायः डीएनए के प्रतिकृतिकरण में प्रत्येक रज्जुक जो स्टैंड होते हैं एक सांचे की तरह कार्य करते हैं, अतः पैतृक डीएनए अणु के दोनों रज्जुकों के बीच हाइड्रोजन बंध टूट जाता है। विशिष्ट एंजाइम, ठीक, जिसको बोलते हैं हेलिकेजेस, द्वारा क्या होता है? अकुंडलन होता है। हेलिकेजेस एंजाइम जो होता है वो अकुंडलन करने में सहायता करता है। डीएनए प्रतिकृतिकरण की शुरुआत कैसे हुई? तो डीएनए में एक विशिष्ट स्थान होता है जहाँ से प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है। इस स्थान को प्रतिकृतिकरण या शुरुआत प्रारंभन कहते हैं। ठीक है। डीएनए की रचनात्मक इकाई। डीएनए प्रतिकृतियन में नए डीएनए के संश्लेषण हेतु इसकी इकाइयाँ जो होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की जरूरत होती है। ठीक है, जरूरत होती है। डीएनए के प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न एंजाइम आवश्यक होते हैं। कौन से? देखो, टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज और लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज। इनको नोट कर लेना, ठीक, पेपर में पूछे जाते हैं। न्यूक्लियोटाइडों के बहुलीकरण, पॉलीमरेशन अर्थात नए डीएनए संश्लेषण हेतु ऊर्जा प्रदान होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका क्या है। प्राइमर, डीएनए सांचे पर बना आरएनए एक छोटा सा खंड है। डीएनए पॉलीमरेज स्वतः बहुलीकरण प्रारंभ नहीं कर सकता है। प्राइमर की उपस्थिति से डीएनए प्रतिकृतिकरण आसानी से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, प्राइमर की उपस्थिति क्या होता है? डीएनए प्रतिकृतिकरण जो होता है आसानी से शुरू हो जाता है। डीएनए पॉलीमरेज यानी कि थर्ड जो है, ठीक है, डीएनए प्रतिकृतिकरण हेतु सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है तथा इसको निर्भर डीएनए भी कहा जाता है। इसी को जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है इसको क्या कहा जाता है? निर्भर डीएनए कहा जाता है। यह पॉलीमरेज बहुलीकरण का उत्प्रेरण केवल एक दिशा यानी कि 5 से 3 दिशा में करता है। डीएनए लाइगेज क्या होता है? तो देखिए, असतत रूप से बने डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य क्या करता है? जो एंजाइम डीएनए लाइगेज द्वारा होता है। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? इंपॉर्टेंट, ठीक, डाल दीजिए। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह करना। ठीक है, तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। क्यों? तो देखिए, क्रिक द्वारा सेंट्रल डोग्मा की क्रिया को समझाया गया था। ठीक है, समझाया गया था। तो डीएनए में देखिए जो होते हैं द्विगुणन की क्षमता होती है, आनुवंशिक लक्षण होते हैं। द्विगुणन देखिए होता है यानी कि डीएनए जो होता है अपनी जैसे प्रतिकृति बना लेता है। आनुवंशिक लक्षण का डीएनए से फिर एमआरएनए फिर प्रोटीन में जाता है। अब देखिए ये है क्या? तो ये देखिए जैसे ये डीएनए है, ठीक है, ये डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, तो द्विगुणन ये करेगा तो इसमें देखो क्या लगा होता है एमआरएनए की ये जो सीथ लगी हुई, ये कैसा त्रिगुणित कोडान होते हैं। ठीक है, तो ये अनुलेखन की प्रक्रिया द्वारा एमआरएनए बनना है। फिर अनुवादन की प्रक्रिया के द्वारा प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाएगी। ठीक है, आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह अनुलेखन तथा अनुवादन द्वारा होता है। ठीक है, यानी जो आनुवंशिक सूचनाएं होती है सबसे पहले अनुलेखन होगा फिर अनुवादन होगा। तो यही जो प्रोसेस होती है सेंट्रल डोग्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? सेंट्रल डोग्मा कहलाती है। अब होता क्या है? देखिए, डीएनए में जो आनुवंशिक सूचनाएं होती है वो कोडान के रूप में, देखिए ये कोडान है। ठीक है, ये कोडान के रूप में एमआरएनए पर कोडित हो जाती है। देखिए यहाँ पे कोडित नहीं हो गई, ठीक है, कोडित हो जाती हैं। ठीक है, एमआरएनए पे कोडित हो जाती है। यह प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। ठीक है, हमारी प्रत्येक कोशिका में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, अलग अलग क्रम में जुड़ सकते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन से बनते हैं। अब है आनुवंशिक पदार्थ आरएनए। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ आरएनए का आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह। ठीक है, तो रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन यानी कि व्युत्पन्न अनुलेखन। ठीक, इसमें क्या होगा? जो होगा इसमें उल्टा होगा, द्वारा आनुवंशिक सूचनाएं संपन्न होती हैं। कैसे होती हैं? तो देखते हैं टैमिनिज्म। ठीक है, टैमिनिज्म जिसको कहा जाता है। 1970 में टैमिन तथा बाल्टीमोर ने आरएनए विषाणुओं पर कार्य करते हुए पाया कि आरएनए विपरीत क्रियाओं के कारण डीएनए का संश्लेषण कर लेता है। इसे सूचना का विपरीत प्रवाह यानी कि रिवर्स फ्लो इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसे टैमिनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आरएनए जो होता है डीएनए में जाता है, तब जाकर के अनुवादन और प्रोटीन की क्रिया होती है। इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब है अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन या फिर प्रतिलेखन। अनुलेखन या फिर ट्रांसक्रिप्शन या फिर प्रतिलेखन। ठीक है, तो इन तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो डीएनए के एक रज्जुक की आनुवंशिक सूचना को आरएनए में प्रतिलिपि यानी कि कॉपी करने की प्रक्रिया को अनुलेखन या फिर ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अनुलेखन में डीएनए का केवल एक खंड ही आरएनए का निर्माण के लिए देखो टेम्पलेट का कार्य करता है। ठीक है, एक अणु ही कार्य करता है। ठीक है, अनुलेखन में डीएनए के केवल रज्जुक का ही प्रयोग होता है, जबकि प्रतिलिपिकरण में दोनों रज्जुकों का। डीएनए में क्या होगा? एक रज्जुक का होगा, जबकि प्रतिलिपिकरण में क्या होता है? अनुलेखन में देखिए डीएनए के एक रज्जुक का, जैसे कि ये है तो एक ही
देखो ये होती हैं 2 रज्जुकें, ठीक है? तो इस जो अनुलेखन होगा उसमें 1 रज्जुक का होगा, पर जो को प्रतिलिपिकरण होगा उसमें दोनों रज्जुकों का प्रयोग होगा, ठीक है? अनुलेखन मशीनरी और एंजाइम क्या होते हैं इसको देखते हैं। अनुलेखन की इकाई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। डीएनए में अनुलेखन इकाई के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। पहला एक उन्नयन या प्रमोटर, दूसरा है संरचनात्मक जीन या स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है? और तीसरा क्या होता है, एक समापक और एक टर्मिनेटर, ठीक, या टर्मिनेटर कहा जाता है। देखो इस प्रक्रिया में डीएनए पॉलीमरेज की ही तरह डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज राइबोन्यूक्लियोटाइडों के बहुलीकरण का उत्प्रेरण एक ही दिशा में यानी कि 5 से 3 की ही तरफ होता है। संरचनात्मक जीन जो होता है एक और उन्नायक प्रमोटर, दूसरी ओर समापक टर्मिनेटर स्थित होता है तथा प्रमोटर संरचनात्मक जीन जो होते हैं कोड सिरे, ठीक, जीन के 5, ठीक, यहाँ पे 5 डैश के सिरे की ओर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, ठीक है? अब देखिए टेम्पलेट क्या होता है। तो इसमें देखिए ये रज्जुक है, ये रज्जुक है, ठीक है? टेम्पलेट है। तो इसमें कोडिंग के लिए जो हो गया, देखो ये यहाँ के प्रमोटर पे जुड़ जाएगा करके, ठीक है? और यहाँ पे समापक पे जुड़ जाएगा करके, ठीक है? टर्मिनेटर पे जुड़ जाएगा, समापक पे जुड़ जाएगा। तो ये पहला सिरा होगा प्रमोटर और दूसरा देखो समापक है। बीच के क्या है, संरचनात्मक इकाई जो है ये इसको एमआरएनए कहेंगे, ठीक है? यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है। तो इसको बोल लेंगे 5 पे जुड़ा है, 3 पे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे किससे, 5 सिरे पर जुड़ा है, नहीं तो ये गुस्सा हो जाएगा भैया। इसके भी बहुत सारे नखरे हैं। अनुलेखन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, यह 3 चरणों में संपूर्ण होती है। पहला है प्रारंभन, ठीक, प्रारंभन देखिए अनुलेखन प्रक्रिया की शुरुआत प्रारंभन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के प्रमोटर क्षेत्र से जुड़ता है। दीर्घीकरण क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज अनुलेखन का केवल प्रारंभ ही नहीं करता अपितु आरएनए श्रृंखला के दीर्घीकरण यानी कि बढ़ाने का कार्य भी करता है, फैलाने का कार्य भी करता है। समापन क्या होता है, समापन जहाँ पे उसका अंत हो, ठीक है? जब आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, जब आरएनए पॉलीमरेज समापन क्षेत्र, ठीक है, टर्मिनेटर रीजन पर पहुंचता है तो नवजात आरएनए इससे अलग हो जाएगा। बाद में आरएनए पॉलीमरेज भी समापन क्षेत्र से क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समापन कारक आरएचओ, ठीक है, रो जिसको फैक्टर बोलते हैं, रो समापन क्रिया में क्या करता है, मदद करता है। जेनेटिक कोड इम्पॉर्टेंट लिखते जाइए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। तो देखिए आनुवंशिक कोड के बारे में जानकारी, ठीक है, कर देने का श्रेय किसको जाता है, नीरेनबर्ग को 1961। और इन्होंने क्या किया था, नीरेनबर्ग ने 1961 में आनुवंशिक कूट और उनके सहयोगियों को जाता है, इन्होंने जानकारी दी थी, ठीक है? डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम, ठीक है, डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए निहित रहते हैं उसको क्या कहते हैं, आनुवंशिक कूट कहते हैं, ठीक है? अब देखिए अगला, एमआरएनए पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की संख्या व अनुक्रम जो एक अमीनो अम्ल को विशिष्टीकरण करता है एक कोडान कहलाता है, ठीक है? जो अमीनो अम्ल का क्या करता है, विशिष्टीकरण करता है न्यूक्लियोटाइड की संख्या व अनुक्रम, ठीक है? जो अमीनो अम्ल का क्या करता है, विशिष्टीकरण करता है, कोडान कहलाता है। कोडान 3 न्यूक्लियोटाइडों का क्या होता है, समूह होता है। संपूर्ण कोडान एक समुच्चय जो 20 अमीनो अम्लों को क्या करते हैं, कोडित करते हैं, ठीक है? 3 न्यूक्लियोटाइड के देखो 3 न्यूक्लियोटाइडों के बने कोडों से यानी कि 4 की पावर 3 तो 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 चौक 16, 16 चौको 64, ठीक है? 64 कोड जो होते हैं, 64 कोड शब्द बनते हैं जो 20 अमीनो अम्लों को कोड करने के लिए पर्याप्त होते हैं। इस प्रकार 3 न्यूक्लियोटाइडों के बने कोडान को त्रिकूट या त्रिक कोड यानी कि ट्रिपलेट कोड भी कहते हैं। डीएनए व आरएनए के क्षारक क्या होते हैं, तो देखिए एडेनिन थायमिन, ठीक है? तो देखो डीएनए में क्या होता है, एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, और यूरेसिल में बस थायमिन की जगह देखो यूरेसिल जुड़ जाएगा आरएनए में। अब होता क्या है, देखो ये खाने बने हुए हैं, देखो 4-4 खाने बने हुए हैं, ठीक, 4-4 खाने बने, 4-4 देखो 4 दुनिया चलते हुए 4 16 खाने हो गए, ठीक। देखो यहाँ पे क्या हो गया, यूरेसिल हो गया, साइटोसिन हो गया, एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, ठीक है? यहाँ पे यूरेसिल और साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है? ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब होगा क्या, अब बनता कैसा है कोड, 3-3 के जोड़े में बनेंगे, ठीक, 3-3 में बनेंगे और हर कॉलम में 4 बनेंगे। तो बनेंगे कैसे, देखो यू, ठीक है? देखो ये यू सामने इसका लेंगे, फिर ये यू लेंगे, फिर ये, तो 3 यू हो गए। फिर दोबारा में क्या करेंगे, ये यू लेंगे, फिर सेकंड को लेंगे, फिर इसमें सी हो गई, फिर इसमें जाकर के ये 2 यू हो गए, फिर थर्ड का ए हो गया,
फिर यहाँ पे 2 यू हो गए, जी हो गई। उसी प्रकार इसमें करेंगे, देखो यू सी, यू हो गया, फिर यू और सी, सी हो गई, फिर यू सी ए हो गया, फिर यू सी जी हो गया। ठीक वैसे ही इसमें करेंगे, यू ए यू हो गया, यू ए सी हो गया, यू ए हो गया। ठीक ऐसे करके सारे कॉलमों को भर लेंगे। ठीक है, आनुवंशिक कूट की विशेषताएं क्या होती हैं? देखो कूट त्रिक होता है। ठीक है, त्रिक होता है। 6 कोडान अमीनो अम्ल का कूट लेखन कहते हैं। वह शेष 3 कोडान किसी भी अमीनो अम्ल को क्या करते हैं? कोडित नहीं करते हैं। और है एक कोडान केवल एक अमीनो अम्ल को, बार बार पीडीएफ का लिखा हुआ आ जाता है। एक कोडान केवल एक अमीनो अम्ल को कोडित करता है। कूट अपघटित होता है। इस प्रकार कूट के एक से अधिक कोडान एक अमीनो अम्ल को क्या कर देते हैं? कोडित कर देते हैं। एग्जाम्पल के फिनाइल एलनीन अमीनो अम्ल के लिए देखो 3 यूयू व यूयूसी कोडान होते हैं। कूट सार्वत्रिक क्या होता है? ठीक, तो इसमें क्या होता है? तो देखिए होता क्या है, तो जीवाणु से लेकर, फिर आगे ये हमारा हाथी क्लिक हो जा रहा है वहाँ पे, जीवाणु से लेकर मानव तक एक समान आनुवंशिक कोड पाया जाता है। प्रत्येक कोडोन जो होते सभी जीवों में एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करता है। एग्जाम्पल के लिए देखो अपवाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कोड और प्रोटोजोआ, ये अपवाद है, इनको कोडित नहीं करता है। कूट कोमा रहित होता है। कूट जो होता है कोमा रहित होता है। ये बार बार आ जा रहा है, गुस्सा आ रही है। कूट जो होता है, इसको इधर कर लेंगे, इधर आओ तुम, इधर आ जाओ। कूट जो होता है वो कॉमा रहित होता है। 2 कोडानों के बीच विराम नहीं होता है। ठीक है, एक के बाद दूसरा कोडान जो होता है तुरंत शुरू हो जाता है। समापन कोडान क्या होते हैं? समापन कोडान क्या होते हैं? तो देखिए ये कूट, ठीक, समापन क्या होते हैं? ये कूट प्रोटीन श्रृंखला के निर्माण को रोकने अथवा समापन के लिए होते हैं। किसी भी अमीनो अम्ल को कूट नहीं करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी अमीनो अम्ल जो होता है उसको कोड नहीं करते हैं। ये UAA, UAG एवं UGA हैं। ठीक, इन्हें अनर्थक कोडान यानी कि नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं। इनको नोट कर लो। ठीक है, प्रारंभिक कोडान, प्रारंभिक कोडान क्या होते हैं? इनको देखते हैं। देखिए प्रारंभिक कोडान क्या होते हैं? तो अधिकतर mRNA के प्रारंभ में 5 सिरे पर AUG कोडान पाया जाएगा, जिसे प्रारंभिक कोडान कहते हैं। ठीक है, अधिकतर देखेंगे आप AUG वाला ही कोडान 5वें सिरे पे पाया जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? इसको प्रारंभिक कोडान कहते हैं। यह मेथियोनिन अमीनो अम्ल को क्या कर देता है? कोडित कर देता है। मेथियोनिन अमीनो एसिड को क्या करता है? AUG जो होता है वो कोडित कर देता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं अंतरण RNA अनुकूलन अणु। ठीक है, यानी कि tRNA, जिसको ट्रांसफर RNA भी कहते हैं। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका डायग्राम भी देखेंगे। अंतरण RNA को ही विलयशील RNA, ठीक, tRNA या फिर sRNA कहते हैं। ठीक है, अंतरण RNA में एक प्रकूट एंटीकोडान फंदा होता है, जिसमें कूट के पूरक क्षारक मिलते हैं। वह इनमें एक अमीनो अम्ल स्वीकार छोर पर होता है, जिससे यह अमीनो अम्ल से जुड़ जाता है। ठीक है, होले वैज्ञानिक का नाम लिख लेना। अंतरण के लिए ट्रांसफर RNA होले नामक वैज्ञानिक ने इसे दिया था। ठीक है, यह फ्लोवर पत्ती, एक फ्लोवर जो पेड़ होता है उसकी पत्ती जैसी फ्लोवर पत्ती की तरह दिखता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं ट्रांसफर RNA का। ठीक है, तो देखिए ऐसे बना हुआ होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऐसे बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें देखो ये क्या होता है, यहाँ पर अमीनो अम्ल जुड़ता है, यहाँ से आकर के अमीनो अम्ल जुड़ता है। इस भुजा को ग्राही भुजा कहते हैं। ठीक, DHU भुजा इसको कहेंगे। T5C भुजा ये वाली है। ठीक है, और ये T5C भुजा ये वाली, ये जो हल्का सा निकला दिख रहा है तो इसको वेरिएबल भुजा कहते हैं। इसमें देखो एंटीकोडान है। एंटीकोडान होता क्या है? तो mRNA के आनुवंशिक कूट के पूरक होते हैं एंटीकोडान। ठीक है, mRNA जो होता है आनुवंशिक कूट के पूरक होते हैं। अनुवादन, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा में आने वाला। तो mRNA में न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला का अमीनो अम्ल को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तन को ही अनुवादन कहते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में राइबोसोम की तरह सतह पर होती है। ठीक है, राइबोसोम की जो सतह होती है उस पर होती है। राइबोसोम में mRNA के 5 सिरे पर जुड़ता है तथा इसकी 3 सिरे की तरफ गति के होने से mRNA के कोडान अनुवादित
हो जाते हैं। ठीक, अमीनो अम्ल का सक्रियकरण कैसे होता है, तो सिंपल भाषा में समझ ले, टीआरएनए प्लस एटीपी मिलकर के ट्रांसफर आरएनए को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। मतलब टीआरएनए से बेहोश पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई सक्रियता नहीं है, तो जब प्लस एटीपी उसको ऊर्जा मिली, तो दोनों मिलकर के टीआरएनए को, जब दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ जो टीआरएनए है वो कैसा हो जाएगा, सक्रिय फॉर्म में हो जाएगा। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को देखते हैं क्या होती है, तो देखिए इसका श्रृंखला का प्रारंभन क्या होता है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है। एमआरएनए राइबोसोम की छोटी उप इकाइयों यानी कि 30S ऐसा बंडल बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें पहले में होता है 50S, दूसरे में होता है 30S से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जुड़ा हुआ होता है। अमीनो अम्ल जो होता है, ट्रांसफर आरएनए जो होता है सम्मिश्र, उसको सक्रिय भी कह सकते हैं। तो एमआरएनए जो है होता है 30S सक्रिय से जुड़ जाता है। इस चरण में सर्वप्रथम देखो, सर्वप्रथम जो होता है फॉर्माइल मेथियोनिन, ठीक है, प्लस जो सॉरी यहाँ पे फॉर्माइल मेथियोनिन टीआरएनए, ठीक, कॉमा एमआरएनए के प्रारंभिक कोडान एयूजी से जुड़ जाता है। एमआरएनए छोटी इकाई, ठीक, 30S अमीनो अम्ल ट्रांसफर आरएनए के सम्मिश्र से राइबोसोम की बड़ी इकाइयों, ठीक, 50S से जुड़ जाती है। इस प्रकार एमआरएनए के ऊपर संपूर्ण राइबोसोम बन जाता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की लंबाई देख लेते क्या होती है। तो राइबोसोम के ए स्थल पर अमीनो अम्ल को के लिए क्या ट्रांसफर आरएनए जुड़ जाता है। इसके पश्चात प्रथम अमीनो अम्ल मेथियोनिन जिसको कहेंगे CoA समूह और द्वितीय अमीनो अम्ल जो होता है NH2 समूह के बीच क्या होता है, पेप्टाइड बंध बन जाता है। कौन सा बंध बनता है, अगर पूछा जाए CoA समूह और अमीनो अम्ल जो है उसके समूह के बीच NH2 के बीच कौन सा बंध बनता है, तो पेप्टाइड बंध जो होता है वो बनता है। जीन अभिव्यक्ति का नियमन, तो जीनों द्वारा जैविक क्रियाओं या किसी उपापचयी परिपथ की अभिक्रिया के लिए नियंत्रण को क्या कहते हैं, जीन नियमन कहते हैं। ठीक है, ऐसी क्रिया जिसके द्वारा जीन प्रोटीन के संश्लेषण को प्रारंभ अथवा बंद कर देते हैं, जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहलाता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में जीन नियमन, ठीक, तो ये हमको पढ़ना नहीं, तो इसके स्तर ही देख लेते हैं। तो अनुलेखन स्तर होता है, फिर आरएनए संसाधन, ठीक, आरएनए प्रोसेसिंग के स्तर होते हैं, आरएनए के केंद्रक से कोशिका द्रव में स्थानांतरण पर होता है, अनुवादन के स्तर पर अनुवादोनर यानी कि पोस्ट ट्रांसलेशन स्तर होता है। ठीक, तो हमको प्रोकैरियोट पढ़ना है, तो हमने यहाँ पर प्रोकैरियोट देख रहे हैं। ठीक, प्रोकैरियोट में जीन नियमन, इसमें प्रोकैरियोट में दो प्रकार का जीन नियमन होता है, प्रेरणीय नियमन एवं निरोधक नियमन। प्रेरणीय क्या होता है, जो प्रेरणा दे। ठीक है, जैसे कि कुछ लोगों को देखा होगा कि आपको प्रोत्साहित करते हैं, ये काम करिए, ठीक है, इस काम में आप आगे बढ़ सकते हैं, ये काम करिए, अरे होगा कैसे नहीं, करोगे तभी तो होगा। ठीक, तो ये प्रोत्साहित करने वाले लोग होते हैं। और निरोधक क्या, तुमसे ये नहीं होगा, ठीक है, तुमसे मतलब हर काम में क्या करना, बाधा डालना, तो ये क्या होते हैं, निरोधक होते हैं। इस नियमन के द्वारा जो प्रेरण नियमन होता है, इस नियमन के द्वारा जीन को प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, उसको प्रेरित किया जाता है कि तुम प्रोटीन उत्पन्न कर सकते हो। ठीक, क्या होता है, ये प्रेरणीय नियमन होता है। वे प्रोटीन संश्लेषण को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, प्रेरक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोलाई में लैक्टोज के अपचयन का नियमन। अगला है जैकब एवं मोनाल्ड का, देखते हैं। तो जैकब एवं मोनाल्ड जो है के अनुसार जीन क्रिया के नियमन की ओपेरान अवधारणा, ठीक है, लैक ओपेरान या फिर ओपेरान अवधारणा के नाम पर ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। इन्होंने कोलाई में लैक्टोज के अपचय का क्या किया था, अध्ययन किया था। ओपेरान क्या होता है, जीनों का एक समूह एक इकाई के रूप में नियंत्रित होता है, इसका नाम ओपेरान दिया इन्होंने। इस ओपेरान में निम्नलिखित जीन पाए जाते हैं। संरचनात्मक जीन जिसको स्ट्रक्चरल कहते हैं, इन जीनों से एंजाइम का संश्लेषण नियंत्रित होता है। ठीक है, वर्धक जीन यानी कि प्रमोटर जैसे कि बढ़ाने वाला, भी आपको बताया, प्रमोट करने वाला, ठीक है, बढ़ाने वाला प्रमोटर। ठीक है, तो डीएनए के इस भाग पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़कर संरचनात्मक जीनों के अनुलेखन को बढ़ाने का कार्य करता है। प्रचालक जीन डीएनए का वह भाग जो अनुलेखन का नियंत्रण करता है। नियामक जीन द्वारा उत्पन्न दमन प्रोटीन के जुड़ने पर क्या होता है, जब दमन, देखो जैसे कोई कार्य कर रहा है, उसका देखो दमन करना यानी कि विनाश जिसको बोले हैं, ठीक है, और या कार्य करने को रोकने वाला। दमन जब प्रोटीन जुड़ जाता है तो प्रचालक जो होता है, ऑपरेटर, वो काम करना बंद कर देगा, वो कार्य नहीं करेगा। ठीक है, अब नियामक या दमनकारी जीन किसे कहते हैं, ठीक, नियामक या फिर दमनकारी जीन किसे कहते हैं, तो इसको देखते हैं। तो
देखिए, इस जीन से एक प्रोटीन संश्लेषित होती है जो एक दमनकारी पदार्थ की तरह कार्य करती है। इसको आर या आई से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे इनहिबिटर जीन भी कहते हैं। निरोधक, निरोधक का मतलब समझते हैं, ठीक, जो यानी कि बाधा का कार्य करे, ठीक। निरोधक नियमन हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो इस क्रिया से जीन की सक्रियता निरुद्ध हो जाती है, जिसके फलस्वरूप विशिष्ट प्रोटीन संश्लेषण कम या पूर्णतः रुक जाएगा, ठीक, यानी कि बंद हो जाएगा। वे पदार्थ जो प्रोटीन संश्लेषण को निरुद्ध करते हैं, ठीक है, दमनकारी यानी कि रिस्पॉन्सर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोलाई के ट्रिप्टोफॉन ओपेरॉन, हिस्टिडीन के ओपेरॉन आदि, ठीक है। अगला देखते हैं लैक ओपेरॉन या जीन अभिव्यक्ति ओपेरॉन, ठीक है। जब जीन अभिव्यक्ति ओपेरॉन अगर पूछा जाए तो सबसे पहले जीन अभिव्यक्ति को जो डिफिनेशन लिखी हुई है उसको लिख देंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, लैक ओपेरॉन चालू कर देंगे। तो अब पूछा जाए लैक ओपेरॉन किसने दिया था, तो जेकब और मोलार्ड ने दिया था, ठीक है। तो ई कोली में लैक्टोज ओपेरॉन के संगठन से 3 संचारात्मक जीन होते हैं जिन्हें जेड वाई तथा ए जीन कहते हैं। तीनों संरचनात्मक जीन एक वृहत पॉलीसिस्टानिक एमआरएनए अणु का क्या कर देते हैं, अनुलेखन करते हैं। जेड जीन जो होता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो होता है, ठीक है, का कूट लेखन करता है। और जो गामा होता है जीन तो बीटा ग्लैक्टोसाइड परिमेयज एंजाइम का कूट लेखन करता है। और जो ए होता है तो ए तो क्या करता है, ए जीन क्या करता है, बीटा ग्लैक्टोसाइड ट्रांस यानी कि एसिटिलेज एंजाइम का कूट लेखन करता है। इस तरह लैक ओपेरॉन के सभी तीनों जीन के उत्पाद लैक्टोज अपचयन के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। बहुआ जगह लैक्टोज के अनुपस्थित होने पर, ठीक, लैक्टोज के अनुपस्थित होने पर, जब लैक्टोज अनुपस्थित होता है तब वह जीन के एमआरएनए का उत्पादन करता है। दमनकारी एमआरएनए कहते हैं इसको, ठीक है, जो अनुवादन के द्वारा दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता है। ई कोली, ठीक, ई कोली क्या होता है, ई कोली ग्लूकोज को सीधे ले लेता है, ठीक। ई कोली जब ग्लूकोज को सीधे ले लेगा तो उसको पाचन का कार्य नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो कैसा निष्क्रिय पड़ा रहेगा। जबकि जब लैक्टोज को लेगा तो उसको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लैक्टोज को लेगा फिर उसको ग्लूकोज में बदलेगा तब जा करके वो शुरू होगा उसका कार्य। तो जब देखो ग्लूकोज को लिया ई कोली ने तो बढ़िया शानदार पड़ा, क्योंकि उसको पाचन करने का कार्य ही नहीं करना पड़ा। जब उसने लैक्टोज को लिया तब लैक्टोज ने क्या कर दिया, उसको कार्य करने पे मजबूर कर दिया, यानी कि प्रेरणी नियमन इस पर लागू हुआ। तो ये ग्लूकोज में इसका क्या करेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ई कोली का क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अब मानव जीनोम समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव जीनोम, ठीक है। तो मानव जीनोम जो है डीएनए से बना हुआ होता है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, गुआनिन से मिलकर के डीएनए बना हुआ होता है, ये आपको पता है। मानव जीनोम में 4 क्षार युग्म होते हैं, ठीक है, और एक विशेष क्रम में लगे हुए होते हैं जिसको जैव विविधता का निर्धारण करते हैं, ठीक, यही क्या करते हैं, जैव विविधता का निर्धारण करते हैं। और मानव जीनोम परियोजना देखते हैं क्या है। तो वर्ष 1990 में अमेरिकी ऊर्जा विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा एक महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय मानव जीनोम परियोजना प्रारंभ की, ठीक। ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन इस परियोजना से सहयोगी देश के रूप में शामिल हुए। मतलब इतने देशों ने क्या किया था, सहयोग किया था जीनोम परियोजना में, ठीक। यह परियोजना 14 अप्रैल 2003 को संपन्न हुई थी। मानव जीनोम में लगभग 3 अरब वर्ष, ठीक, अरब जैव रासायनिक क्षार अर्थात न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, क्षार युग्म होता है। समझ लिए कितना होता है। परियोजना के लक्ष्य क्या थे, तो मानव जीनोम की अधिक से अधिक शुद्ध व सूक्ष्मतम स्तर मापन की विधियों का विकास करना, उपर्युक्त सूचनाओं को डाटाबेस में एकत्रित करना और आंकड़ों के विश्लेषण हेतु यंत्रों का क्या करना, विकास करना। इस परियोजना से उत्पन्न नैतिक, न्याय संगत और सामाजिक समस्याओं का क्या निराकरण करना। मानव जीनोम परियोजना को समझते हैं क्या हो। 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है प्रारंभ हुआ था। 1991 में अमेरिका में प्रथम जीनोम देखो सेंटर स्थापित हुआ था। तो प्रथम जीनोम सेंटर अगर पूछा जाए कहाँ पे स्थापित हुआ था, तो अमेरिका में कब हुआ था, तो 1991। 1993 में नया पंचवर्षीय प्लान जो हुआ वो प्रकाशित हुआ, ठीक है। और 1954 में HGP जो कि मानव जीनोम जो प्रोजेक्ट है उसका शॉर्ट फॉर्म HGP लिखा अगर हो जाए तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मानव जेनेटिक मैपिंग का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। 1995 में प्रथम बैक्टीरिया जीनोम का अनुक्रम ज्ञात हुआ। 1996 में मानव
प्रथम जीन मैप क्या हुआ प्रकाशित हुआ, वो चूहे की जेनेटिक मैपिंग के लिए जो क्या हुआ कार्य में आया। 1997 में फ्रेंच नेशनल जीनोम सीक्वेंसिंग सेंटर क्या हुआ स्थापित हुआ। 1998 में जापान व चीन में जीनोम सेंटर स्थापित हुआ। गोल क्रम के जीनोम का अनुक्रम ज्ञात हुआ इससे। 1999 में प्रथम मानव गुणसूत्र, ठीक है, 22 का अनुक्रम प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं। 2000 में मानव जीनोम अनुकूल का प्रारूप निर्मित फ्रूट फ्लाई के जीनोम का अनुक्रम लिया गया। 2001 में मानव जीनोम अनुक्रम का प्रारूप प्रकाशित 10,000 मानव डीएनए का अनुक्रम प्रकाशित हुआ। यहाँ 2002 में क्या हुआ चूहों के जीनोम में अनुक्रम का प्रारूप प्रकाशित हुआ। चावल जीनोम का प्रारूप पूरा किया गया, ठीक है। फिर 2003 में एचपी ने अपने लक्ष्य प्राप्त किए तथा मानव जीनोम का प्रस्तुत जो हुआ प्रकाशित किया। 2016 में क्या है 2016 से ये शोध जो है वो आगे जारी है। अब फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये इसका लास्ट टॉपिक है टॉपिक का, ठीक है। चैप्टर का क्या है एकदम लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। डीएनए का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए नमूने के द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। इसे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। जैसे कि पिक्चरों में देखा होगा, ठीक है, कि मतलब यानी कि इनके फिंगर जो हैं मिल गए तो यही चोर हैं, है ना। तो ये दुनिया भर का जो दिखाते हैं तो ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का है। दूसरा क्या शरीर की लगभग प्रत्येक कोशिका में डीएनए उपस्थित होता है, हर एक सेल में, ठीक है। जो बाल हैं वहाँ बाल में क्या होता है डीएनए उपस्थित होता है हर एक सेल में। कुछ शरीर की जितनी भी सेलों से मिलकर के शरीर बना हुआ है सब में क्या होता है डीएनए उपस्थित होता है। डीएनए किसके रूप में होता है तो कॉइल के रूप में होता है। कॉइल किसका प्रयोग करता है हिस्टोन के माध्यम से क्या होती है कॉइल बनती है। दो मनुष्य के मध्य डीएनए के 99.9% अनुक्रम जो होते हैं बेस पेयर समान होते हैं तथा शेष 0.1% सभी क्या होते हैं अलग होते हैं विशिष्ट होते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए किसी भी व्यक्ति के विभिन्न ऊतकों जैसे खून का, बाल का, पुटक का, त्वचा का, हड्डी का, लार का आदि के जैविक अणुओं के माध्यम से डीएनए प्राप्त किया जाता है, ठीक। मतलब अगर किसी का डीएनए है तो देखो बाल ले आया, पुटक ले आया, त्वचा, हड्डी, लार, किसी से भी क्या हो गया डीएनए का आप पहचान कर सकते हैं। इस तकनीक, ठीक है, इस तकनीक की खोज सर्वप्रथम 1984 ईस्वी में एलेक जेफरी ने की थी। अगर पूछा जाए डीएनए की तकनीक मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की खोज किसने की थी तो एलेक जेफरी ने की थी, जिसकी सहायता से अपराधी की पहचान एवं जैविक आधार पर वास्तविक माता पिता की पहचान की जा सकती है। मतलब यानी कि अपराधी कौन है इसका और फिर ये बच्चा किसका है, ठीक है, बच्चा किसका है तो इसकी पहचान के लिए डीएनए जो है इस विधि का जो है प्रयोग किया गया। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के उपयोग क्या थे अपराध प्रयोगशालाओं में अपराधियों की पहचान की जाती है, ठीक। जैविक आधार पर वास्तविक जनक यानी कि वो उसके वास्तविक माता पिता कौन है इसका निर्धारण किया जाता है। मतलब जैसे एक बच्चे में वो बोले मेरा बेटा, वो बोले मेरा बेटा, तो उसका सीधे सीधे डीएनए टेस्ट करा लो, जिससे मैच करेगा उसी का वो बेटा है, ठीक है। यह सुनिश्चित करने में कि ऐसे पुरुष अथवा स्त्री जो स्वयं को अप्रवासी घोषित करते हैं वे पूर्ण स्थापित निवासी के वास्तव में निकट संबंधी हैं अथवा नहीं, ये जानने के लिए क्या करते हैं डीएनए को टेस्ट किया जाता है। क्रमिक जैव विकास के पुनर्लेखन हेतु प्रजातियों समूहों की पहचान करने में। और अगला पॉइंट है इसका और लास्ट पॉइंट है विलुप्त प्राय जंतुओं के संकरण के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण में सहायक होती है। तो ये हम लोगों का चैप्टर यहाँ जो है कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर में जितने टॉपिक कराए गए हैं तो इसको पेपर में आपको यहीं से प्रश्न मिलने वाला है, कहीं अलग से नहीं है। जितना भी टॉपिक है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सारे परीक्षा में आने वाले टॉपिक ही कराए गए हैं। तो जितना हो सके हमारे क्लास को शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वन शॉट के साथ।